हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई एम अक्षर, माई योर मैथमेटिक्स मेंटर। आई वेलकम यू ऑल टू द सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज हम क्या लेने वाले हैं। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पार्ट 1 जो मैं आपको पढ़ा चुका था। अगर आपने नहीं देखा है, आपने यहाँ पर पहली बार आए हो तो जाकर पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर से आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के कर करके उसमें से कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक एमसीक्यू टेस्ट है। एमसीक्यू समझते हो ना आप लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब जिसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं और आप लोग तुक्के लगाते हो। अगर आपको आता है तो करेक्ट करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, गैस करोगे। गैस करने के बाद हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डाल दी गई ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो गैस करता है करेक्ट आंसर, मतलब तुक्का मारता है। तो करेक्ट आंसर आए उसके तुक्के पे, वो दे रखा है एक्स आउट ऑफ वाई टाइम, यानी कि वाई टाइम्स में से एक्स बार उसका क्या होता है, सही होता है। अच्छा, उसके बाद कह रखा है कि भाई स्टूडेंट गैस करे और वो आंसर आपका सही निकल जाए, या नहीं सॉरी सही नहीं, क्या निकले, रॉन्ग निकले। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, 2/3। तो आपको पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या थे सर, वो ऐसे इवेंट्स थे जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे या नहीं करोगे, है ना, कल बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, या तो एक होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा 1। ये खास बात है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ पर से उसने आपको दे रखा है रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी और करेक्ट के बारे में रिलेशन दे रखा है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट नहीं लिख सकते हो क्या? बताओ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो मेरे पर टोटल केस कितने, y में से कितनी बार सही दे रहा है वो, x बार। तो ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, कि उसने जब गैस करा करेक्ट हो गया। अब आपसे उसने साथ में दे रखा है कि उसने गैस करा आंसर रॉन्ग हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग भी लिख सकते हैं। और रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि इनकरेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग, इनका जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का कितना होगा, 1। यानी कि रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा। और ये कितनी है, रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी उसने आपको दे रखी है 2/3 के इक्विवेलेंट हो गई है। अब इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और ये हो गया सर इतना। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, रिलेशन आपके हाथ में और आंसर आपके हाथ में। ठीक है जी, और आपके नंबर भी मिल जाएंगे। तो इसको इधर लेके आओ, 3y माइनस 2y कितना हो गया, y, और 3x उधर जाएगा तो y बराबर में 3x। सर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, हाँ ए आ रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं सर। तो यहाँ पर से K1 K2 K3, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर से K1 K2 K3। तो आपको K1 K2 K3 दे रखा है, और ये कट कहाँ पे कर रही है, K1 K3 यहाँ पे कट कर रहा है और K2 K3 यहाँ पे कट कर रहा है। तो क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा पड़ा है कि लाइंस K1 और K3 का सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस कट कर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पे। तो उसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 दे रखी है। ओके, ऐसे K2 K3 का सोल्यूशन क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बस यहाँ पर से ये चीज़ दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि K3 की जो है ना उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब K3 को मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा अपने हाथों से लिख लेते हैं। तो ये है px प्लस में qy बराबर में, qy बराबर में 1। तो इसमें अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो p और q नहीं पता, p और q पता चल गए तो आपको यहाँ पर से इक्वेशन लिख लोगे। अब p और q क्या है, 2 अननोन है। 2 अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए। तो इसलिए 2 इक्वेशन बनाने के लिए आपको जुगाड़ दे रखा है। तो आप मुझे बताओ सॉल्यूशन ऑफ K1 एंड K3 कितना दे रखा है, बताइए सर। वो दे रखा है 0,1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। अब इसको करा के तो कोई फायदा नहीं, हमें फायदा उठाना है पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस पॉइंट को इससे क्या करा दो, सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि सॉल्यूशन है। तो आपके पास बेसिकली क्या बन के आएगा, देखो एक्स की वैल्यू 0 डाल दो। 0 डालते यहाँ पर से, एक मिनट, मैंने यहाँ पर से पॉइंट गलत ले लिया सर, देखिए एक बार मैंने पॉइंट ले लिया गलत। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो पॉइंट हमारे पास जो है ना, पॉइंट हमारे पास है 3,0, नोट 3,0। चलिए, तो यहाँ पर से एक्स वैल्यू 3 डाल दो तो क्या बनेगा, 3p प्लस में q इंटू 0, तो लिख देता हूँ एक बार, बराबर में 1। तो ये तो खत्म हो गया,
और तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/3 आ गई 1/3। अब p की वैल्यू आ गई है तो इसके बाद आप मुझे बताओ कि एक और सॉल्यूशन है इनका, किसका, K2 एंड K3। तो इनका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, इनका सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास 4,1, मतलब कि यहाँ पर से 4,1 जो है ना वो आपको सेटिस्फाई करेगा, किसके को सेटिस्फाई कर देगा, ये सेटिस्फाई करेगा हमारे पास दोनों को। तो मुझे K3 को सेटिस्फाई कराना है क्योंकि P और Q की वैल्यू निकालनी है। P तो आ चुका है, अब बचा क्या, क्यों, तो यहाँ पर से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो X की वैल्यू 4 डालूंगा तो बनेगा 4P। ओके, उसके बाद यहाँ पर से ये बन जाएगा इनटू में Q, क्या बन जाएगा, Q। ओके, उधर से ये बराबर चल रहा है 1, तो यहाँ पर से मेरे पास जो है, ठीक है, y की वैल्यू 1 डाल दिया मैंने। ओके, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, 4 इंटू में 1/3 प्लस में q इक्वल टू 1। तो यहाँ से q की वैल्यू जाएगी 1 माइनस में 4/3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -1/3। ओके, तो अब आप इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ K3 क्या आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें से, किसकी, p और q की। तो अपने पास है px प्लस में qy इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर से मैं इसको मार्कर का रंग चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से p की वैल्यू डाल दो 1/3, तो ये बन गया x/3। ओके, और q की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो ये बन जाएगा -1/3। ये बन जाएगा y/3 इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर में 3। ये इसका आंसर आ रहा है। तो आंसर कौन सा आ रहा है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू में 3, ये आ रहा है सर हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो क्या ये चीज़ होगी क्या। तो ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, रेशियो, कोफिशिएंट्स के रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको असर्शन रीजन के बारे में पता होगा कि सबसे पहले असर्शन और रीजन दोनों को चेक कर लो, दोनों सही है कि नहीं। उसके बाद देखना इनमें रिश्ता पक्का, मतलब कि रीजन क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो असर्शन जो है इसमें इक्वेशन दे रखी है आपके पास, ये दो इक्वेशन, तो आपको इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, तो क्या ये होगा, क्या ये पूछ रहा है। ठीक है, तो या तो पूरा सोल्व कर लो या चालाकी कर लो। तो पहले काम कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर से इन दोनों के अंदर लगा दो रेशियो। तो a1, याद है हम लोगों को रेशियो क्या होता है इनफाइनाइट के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। चलिए सर, यहाँ पर से ये चीज़ है। अब a1/a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, जनरल फॉर्म सही है देखो ना। ओके, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पर से आएगा कितना, 2a। उसके बाद बराबर उधर से आएगा हमारा 3b1 अपॉन में ये आएगा a प्लस में b। ओके, बराबर में कितना आएगा 7 अपॉन में 20। तो आपको ये देखना है क्या यही चीज़ आ रही नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पर से एक काम कर लेते हैं, मुझे ए और रिलेशन चाहिए ना, तो इन दोनों को इक्वेट करा लेते हैं। ओके, तो जल्दी से वो करते हैं जो आपको आराम से बिना मजदूरी के एक आंसर निकाल के दे। खामा का औरों को इक्वल करके कोई सेंस नहीं है, हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए। चलो तो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में 2b इक्वल टू में 3 2 जा 6 है। चलो तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से इस 2a को उधर भेज देंगे तो 2b बराबर कितना जाएगा, 2b बराबर आएगा 6 से माइनस 4a हो जाएगा कितना, 6 से माइनस 2a कितना जाएगा 4a। यहाँ से काट दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b बराबर आ गया सर 2a। ओके, तो b बराबर 2a का मतलब यही तो चीज़ लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है इस तरह से 2a माइनस b इक्वल टू में 0। ओके, इस चीज़ को निकाल बस। इसका मतलब ये असर्शन तो आपका क्या आ रहा है, सही आ रहा है, असर्शन तो करेक्ट है। अब आपको देखना रीजन सही है कि नहीं है। तो रीजन क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y 6 इक्वल टू 8 हैज इनफाइनाइट मेंशन। तो ये कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली चेक कर सकते हो रेशियो को। तो देखो a1/a2 लिख लो, 3/6 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा -5 अपॉन में -10।
उसके बाद अगला आएगा 9/8। तो आप खुद देखो क्या ये बराबर है क्या तीनों? सर ये तो बराबर आएंगे क्योंकि यहाँ पर से ये आएगा आपका 1/2 1/2, क्या आएगा ये यहाँ पर से 1/2 और 1/2, तो ये तो बराबर है ना कट के, लेकिन ये बराबर नहीं है 9/8 के। तो यानी कि ये रेशियो बन रहा है, तो इनफाइनाइट का केस तो नहीं है, इसका मतलब रीज़न आपका गलत है। रीज़न गलत है तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असर्शन सही है और रीज़न क्या है? गलत है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीज़न का, और इसमें तो गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। 2x + 3y लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। तो पहली चीज़ तो असर्शन ही गलत है क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है 2 वेरिएबल में, पर ये इक्वेशन नहीं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है समथिंग बराबर समथिंग, तो इसमें इक्वेशन का साइन ही नहीं है, यानी असर्शन तो वैसे ही गलत है। ठीक है, उसके बाद रीज़न क्या कह रहा है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ये, तो ये तो गलत है सर, ये तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब रीज़न भी गलत है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे तो आती नहीं है सीबीएसई के अंदर जिसमें दोनों ही गलत हो, तो इसका मतलब इसमें ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन मैंने चला के रख लिया, क्यों? ताकि आपको ऑब्जर्व कराना था मुझे, तो ना। बाकी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो चेंज करके ना, इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? मतलब ये चीज़ समझ लो आपकी यहाँ पर से, मेरे को इसलिए समझाना था कि भाई ठीक है ये चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन जो है ना वो गलत नहीं हो सकते अपने में। बाकी कई केसों में आते हैं, यहाँ पे नहीं है सीबीएसई में। चलो तो ये तो गलत हो गया, आगे चलते हैं। असर्शन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इन दो इक्वेशंस का जो ग्राफ है ना, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा नहीं बनाएगा? तो चेक कैसे करते हैं? बिना ग्राफ बनाए, बिना मैथ करे, हमारे पास तरीका है क्या? रेशियो चेक करने का। तो रेशियो चेक कर लो इनका, a1/a2 3/5, उसके बाद आएगा 2/-, तो वैसे ही दिख गया आपको, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कभी इक्वल थोड़ी आएंगे, तो नॉट इक्वल टू का केस है, तो ये इंटरसेक्टिंग का है, बिल्कुल सही जवाब, असर्शन आपका क्या है? सही है। अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कब देगा? अगर जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये भी सही है। और कहीं ना कहीं इसी रेशियो का यूज़ तो करा है हम लोगों ने यहाँ पर, तो इसका मतलब रीजन का इस्तेमाल करा गया असर्शन को चेक करने के लिए, तो इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन ए। क्या है ये? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले पे, फिर से असर्शन रीजन है, तो असर्शन रीजन का अगला देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन समझ गया ना आप? ऐसे सॉल्यूशन जो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं आपको, इनका कॉमन सॉल्यूशन जो है ना वो क्या कह रहा है? 0 है। मतलब समझ रहे हो? कॉमन सॉल्यूशन मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। इसका मतलब कौन सा केस कह रहा है? ये कह रहा है पैरेलल लाइंस का केस, जिसके अंदर नो सॉल्यूशन होता है। 0 का मतलब वही कह रहा है। तो क्या ये नो सॉल्यूशन का है क्या? तो उसको लो चेक करने के लिए आपको पता ही है हमारे पास रेशियो है बस निकालने का। तो रेशियो चेक कर लो, a1 5, a2 10, इधर से 4/8, तो ये तो बराबर दिख रहे हैं। उसके बाद 6/12, देखो क्या ये सही है क्या? अच्छा एक मिनट, इसमें 6 इधर है, एक उसमें 12 इधर है, तो यहाँ पर से साइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। या तो दोनों कॉन्स्टेंट टर्म उधर होनी चाहिए या दोनों इधर होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर से अगर मैं 12 को इधर लेके आऊँगा तो ये किसका बन जाएगा? -12, तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। आपको दिख गया, इनको काटेंगे तो कितना कितना आएगा? इनको काटेंगे तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, और ये आएगा -1/2। तो इसका मतलब पहला बराबर है, दूसरा नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये वही रेशियो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा अभी तो पता नहीं, पर असर्शन तो आपका सही है। असर्शन तो क्या है हमारा? सही है। अगला देखते हैं रीज़न क्या कह रहा है। तो रीज़न कह रहा है कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका इंटरसेक्टिंग का केस ये होता है। तो ये तो इंटरसेक्टिंग के बारे में बता रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या सही है क्या इंटरसेक्टिंग का? बिल्कुल सही है। लाइंस को ढंग से चेक कर लिया करो, कहीं आगे जाके पता चला यहाँ पर a1 b1 की जगह a1 a2 कर दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी कर सकते हैं आजकल दुनिया में। ओके चलो, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन सही है, सही है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन इसका रेशियो का यूज़ नहीं करा गया इसके अंदर, इसके तो अंदर हम लोगों ने पैदल का यूज़ करा है। तो इसका मतलब दोनों सही है पर रिश्ता पक्का नहीं है। तो क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आजा आजा, अच्छा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन मस्त है। ये जो इक्वेशन है ना, इनको आप ध्यान से देखो, इनकी शक्लें देख के आपको याद आना चाहिए कि हाँ जी थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इनकी शक्लों को मैं एक बार लिख देता हूँ, 51x
प्लस में 49y बराबर में 150, इधर 49x। अरे यार इसको भी समस्या है, समस्याओं को ठीक कर दिया हमने। 49x प्लस में 51y, फिर से समस्या आ गई, फिर से सही कर लेते हैं। चलो 51y इक्वल टू में 50। सर ये इक्वेशन जो है ना, इनके अंदर खास बात क्या है आपको दिख रहा है ना, इनकी डायगोनली वैल्यूज सेम होती है, यानी 51 51 49 49। तो ऐसे को आपको एलिमिनेशन से करना है, पर एलिमिनेशन वो तरीके से नहीं लगाना, थोड़ा तरीके से लगाना है, दूसरे तरीके से। कैसे करेंगे? तो एक बार ऐसे इक्वेशंस को ऐड करना है, एक बार सेपरेट करना है। तो आपके पास जैसे आप ऐड करोगे तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, और सेपरेट करोगे तो दूसरी लीनियर इक्वेशन नहीं बन जाएगी, और इन दोनों को क्या करना है आपको, ठीक है ना, एलिमिनेशन लगाना उसके अंदर। चलो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं। चलो ऐड करेंगे तो टेंशन ही नहीं है, जोड़ना तो आपको आता ही है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100x प्लस में 100y इक्वल टू में 200। 100 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, 2। ठीक है, उसके बाद एक बार इनको क्या करेंगे अपन लोग, सब्ट्रैक्ट। चलो तो कर लेते हैं। तो 51x प्लस में 49y इक्वल टू में 150। किसी भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे साइन। 50 है सर, है ना, ओके। चलो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होते हैं, ये मत भूल जाना, ओके। चलो साइन चेंज कर दिया हमने। तो 51 माइनस 49 कितना हो गया, प्लस का 2। इधर माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 2y। इधर पे क्या आएगा, ये आएगा आपका 100। ओके, 2 से डिवाइड कर दे, x माइनस वाई कितना आ गया, 50। तो बस इनको आगे सोल्व मत करो, क्योंकि मुझे पूछ क्या रहा है, x माइनस वाई का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू x प्लस वाई, यानी x माइनस वाई का रेशियो का मतलब होता है आप अपॉन में कर रहे हो एक तरह से ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 50, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो इनको काट देते हैं, रेशियो में कितना आएगा, 25/1 इसका आंसर है। ओके चलो आगे समझ में। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को, इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, यानी आपको पी और क्यू में रिलेशन बताना। रिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कोई ना कोई इधर उधर हेरा फेरी करनी पड़ेगी। अच्छा x बराबर 3 y बराबर 3 है ना, जो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। तो सॉल्यूशन तो मतलब आप जानते हो, सेटिस्फाई कराना है, बस उठाना है रखना है, उठाना है रखना है। तो चलो, तो यहाँ पर से इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 4y प्लस पी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब x बराबर 3 y बराबर मतलब कि 3,1, ये क्या है, इनका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एक करके रख देते हैं, तो इसके अंदर रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 माइनस 4 1 प्लस पी। तो यहाँ से p की वैल्यू आई जाएगी वैसे ही। तो कितना जाएगा, 3 माइनस 4 कितना होता है, -1, -1 तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p आ गई है 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर से क्या है देखो, 2 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 1 माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कितना जाएगा, 6 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 प्लस 1 कितना आ रहा है, 6 प्लस 1 आएगा 7 माइनस 2, ये जाएगा कितना, 5। ऑब्वियस सी बात है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। ओके, अब देखो रिलेशन अपने आप तो निकलना नहीं है, इसका मतलब इसमें कई सारे रिलेशन पॉसिबल होंगे। अब आप खुद से सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसे एक तो सॉल्यूशन बनेंगे नहीं, कई सारे बन सकते हैं रिलेशन, क्योंकि इसमें खुद से तो बने नहीं है। तो आप इनको रिलेट कैसे कराओगे भाई, ठीक है पी में 4 जोड़ रहा हूँ तो क्यू आ रहा है, आप ऐसे बना सकते हो रिलेशन, है ना। रिलेशन क्या बन सकता है कि पी में जो है 4 जोड़ता हूँ तो क्या आ सकता है, क्यू आ सकता है। ओके सही है ना, पी में 4 जोड़ता हूँ तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं ना, कि आप यहाँ पर से पी का 5 गुना भी कर सकते हो। 5p बराबर क्या आ रहा है, क्यू आ सकता है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ओके, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 15 क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो एनक्लोज हो इनके ग्राफ से। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो इनका आपको
बनाना है ग्राफ और उसके बाद देखना है कि भाई ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा आ रहा है वगैरह वगैरह, उसका एरिया वेरिया पूछ सकते हैं आपसे ना। चलो तो बनाते हैं। सबसे पहले आप देख लो ये जो सारी इक्वेशन है ना, ये 2 वेरिएबल में नहीं है, कितने में, सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि देखो याद रखना कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। अगर मेरे पास मान लो x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका अगर आपसे कोई पूछे भाई ग्राफ बताओ, तो ग्राफ में बताता हूँ तरीका। इसमें से कौन सा वेरिएबल गायब है? पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बनेगी तो स्ट्रेट लाइन। पर स्ट्रेट लाइन के 3 केस बताए थे मैंने आपको, या तो पैरेलल टू y बन सकता है, पैरेलल टू x बनेगा, या ऑब्लिक लाइन जो कि किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। तो अगर कभी भी जो इसमें गायब होता है ना वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल गायब है इसमें? इसमें y गायब है, तो जो गायब उसी के पैरेलल, डायलॉग याद रखना, जो गायब उसी के पैरेलल, यानी कि ये जो लाइन बनेगी ना, ये क्या बनेगी? पैरेलल टू क्या? y एक्सिस। ओके सर, याद रखना इस चीज़ को। और अगर मैं बोलूँ कि भाई गायब x है, वेरिएबल x गायब है, तो पैरेलल टू क्या बनेगी? x एक्सिस। ओके, समझ में आ गई सर बात? मतलब जैसे मान लो y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका कैसे बनेगी? तो बताया था। देखो सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन निकालो कि y की वैल्यू कितनी है? -2। अब आपको दिख रहा है इसमें से गायब कौन है? x गायब है, तो x गायब है तो किसके पहले बनेगी? x के। तो y की वैल्यू -2 कहाँ पे है वो सोच लो आप। y की वैल्यू -2 कहाँ पे आएगी? तो y -2 यहाँ पे मान लेते हैं कहीं नीचे की तरफ। ओके, ये -2 है, तो यानी कि पैरेलल टू x बनेगी ना, इसमें गायब x है, तो पैरेलल टू x ऐसे तो बनेगी लाइन, ये बन गई लो पैरेलल टू x। तो ये आपके पास लिखी पड़ी y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? तो याद रखना, मस्त तरीका है ना, डायरेक्ट बन जाती है, खामा का दिमाग मत लगाना। पर इसके सॉल्यूशन फिर भी याद रखना कितने आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें y सेम रहेगा, बस x वेरी कर रहा है, और x वेरी करने से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि x है ही नहीं। ओके, इसलिए सिर्फ ऐसा ग्राफ बनता है पैरेलल टू x या पैरेलल टू y। चलो तो जल्दी से बना लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ग्राफ 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 ग्राफ, चलो मैं हैंड से ही बनाता हूँ भैया, रफ बनाना है अपन को तो वैसे भी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ बना दिया है। अब x प्लस 7 बराबर 0 को प्लॉट करना है, तो आपको मैंने बताया ना, इसमें से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -7। ठीक है, इसमें से कितना आ रहा है? y की वैल्यू 2 आ रही है। इसमें से कितनी आ रही है? x की वैल्यू 2 आ रही है। इसमें से कितनी आ रही है? y की वैल्यू, y बराबर आ रहा है -7। तो पहले तो आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो कहाँ पे आएगा। तो देखो x की वैल्यू -7 कहाँ पे आएगी? लगभग ले लेते हैं -7, ये रहा। ओके ओके, उसके बाद y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी? तो लगभग y की वैल्यू 2 यहाँ पे ले लेते हैं, पॉजिटिव आएगा 2। उसको x की वैल्यू 2 ले लेते हैं कहाँ पे? लगभग ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद y प्लस 7, तो यानी y की वैल्यू -7 कहाँ पे आएगी? y की वैल्यू -7 आएगी लगभग यहाँ पे नीचे की तरफ। अब आप प्लॉट कर लो इक्वेशंस को। ठीक है, तो x की वैल्यू -7 कहाँ पे? तो x की वैल्यू -7 यहाँ पे है। अब इसमें गायब कौन सा है सर? गायब है कौन? y। अगर y गायब है तो किसके पैरेलल बनेगी लाइन? ये बनेगी पैरेलल टू y। ओके, उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारे पास है y बराबर 2, यानी y माइनस 2 बराबर 0। तो ये लाइन आ गई अपने पास x प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास आ रहा है y माइनस 2 बराबर 0, यानी y की वैल्यू 2 रखनी है, तो y की वैल्यू 2 है इधर। अब ये पैरेलल टू x बनेगा, क्योंकि इसमें कौन गायब है? इसमें गायब है यहाँ पर से x वेरिएबल, तो ये y माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद अगला जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 2 बराबर 0, तो x वैल्यू 2 यहाँ पर है, और गायब है इसमें से कौन? इसमें से गायब है y, तो ये बन गई इसकी इक्वेशन। और y प्लस 7 यानी y की वैल्यू कहाँ पे है? तो ये रही, तो ये बन गया यहाँ पर से y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि ये फिगर कौन सा बन रहा है। देखो यहाँ पर से आराम से इसको आप देख लो, मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये है A, B, C और ये D। तो A B C D क्या बन रहा है? तो सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल है तो आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल ही बन सकते हैं, क्योंकि सारी जो हमारे पास लाइंस बन रही है ना, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये रहा देखो, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पर से ये तो या तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो डिफेंड किस पे करेगा? चारों साइड बराबर है तो स्क्वायर है, और आमने सामने साइड बराबर है तो रेक्टेंगल है, सिंपल सा। अब मुझे बताओ यहाँ पर से लेंथ कितनी बन रही है?
यहाँ से तक की लेंथ कितनी है सर? ये देखो यहाँ पर से 2 यूनिट ऊपर है और नीचे 7 है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई ये वाली? ये लेंथ आ चुकी है हमारे पास 9 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर से सामने भी तो ये लेंथ कितनी है, ये भी लेंथ कितनी आ रही है सर? ये भी 9 यूनिट आ रही है। उसके बाद ये वाली लेंथ देख लो, तो यहाँ पर कितनी, ये 2 है और ये कितना है 7 यूनिट डिस्टेंस की बात करें तो ये भी कितना हो गया 9, और ये भी 9 है, और नीचे की ये वैल्यू भी कितनी है यहाँ से 9। तो सारी की सारी साइड बराबर हो गई। इसका मतलब ABCD क्या बन गया है? ABCD क्या बन गया सर? एक स्क्वायर। और स्क्वायर है तो आप इसका एरिया भी तो पता लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं हम इसका एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया होता है कितना? साइड का, है ना, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना जाएगा? 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 81। सिंपल सा। उसके डायगोनल की लेंथ पूछ सकता है, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी बताओ? लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है ना हमारे पास, वो होता है स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल का √2 इंटू साइड। तो साइड कितना है? 9 है, तो कितना आंसर आ गया? 9√2। ओके, चलो छोटी छोटी सी बातें हैं तो ना। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से ना। चलो मस्त क्वेश्चन है ये भी, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, यानी कि स्टूडेंट्स को रोज में, जैसे आप लोगों को देखा होगा असेंबली होती है, तो असेंबली में बच्चों को कॉलम्स और रो में अरेंज कर देते हैं लाइन बना बना के। तो वहाँ पर उस तरह का समझ सकते हो आप सिनेरियो ना। तो कह रहा है एक स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा हो रो में, अच्छा इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर से डायग्राम बना के दे रखे हैं। तो आप इनको क्या बोलते हो? हम इनको बोलते हैं ये रो 1, ऐसे ये रो 2 हो गई है, और ये क्या हो गई? रो 3। तो यहाँ पर से आप देख रहे हो हर एक रो में कितने बच्चे आ रहे हैं? 4 4 4 4। तो टोटल अगर मैं पूछूं कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप फिलहाल तो काउंट कर लोगे, पर एक फॉर्मूला बनाओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहली चीज़ तो ये कॉलम होती है, ये भी कॉलम होता है और ये कॉलम होता है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो अगर मैं पूछा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ टोटल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एक तरीका तो क्या है, मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके पता ना, मैं तो एक से आपको ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी आप कर लो। ओके, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाते हैं। या फिर इसी को और कैसे लिख सकते हैं, अगर और दूसरा भी टाइप का, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें ये वाला टाइप यूज़ हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूँ तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप कि भाई रोज़ कितनी आ रही है? 3, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 4 4। तो यानी कि मैं पूछूँ नंबर ऑफ रोज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो कि एक में कितने आ रहे हैं, है ना, एक में कितने आ रहे हैं एक रो में, तो स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने स्टूडेंट आएंगे। ओके चलो तो जल्दी से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बाकी आप चेक कर लो यहाँ पर से रोज कितनी आ रही है? 4 आ रही है, और हर एक में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो यही कॉलम हो गए। तो 4 इंटू 3 कर रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। उस वाले केस में रोज बढ़ गई है और हर एक रो में क्या है? स्टूडेंट बढ़ गया है, रोज घट गया है, सॉरी हर एक रो के अंदर स्टूडेंट घट गया है और रोज बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट वही है। 4 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट्स आर मेड इन रो, अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता है इन रो में, तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। पूछ क्या रहा है वो? आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना दो क्लास में कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो स्टूडेंट्स निकालने के लिए अरेंजमेंट इस प्रकार का है। तो इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रो में, तो मतलब यहाँ पर से कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लो कि हमारे पास, लेट कर लो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, x मान लेते हैं, और स्टूडेंट इन अ रो वो कितना आ रहा है, तो वो मान लेते हैं हम कितने? y। तो आपसे पूछो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जाएंगे? हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दो इन रो के अंदर, तो एक्स वाई बन गया। अब यहाँ पर से स्टूडेंट्स आ गए तो आपको एक्स और वाई को तो निकालनी पड़ेगी, जब आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कितने आएंगे। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर से केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस देख लेते हैं, केस 1। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है कि अगर मेरे पास एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता है रो के अंदर, तो हमारे पास 2 रोज कम लगेगी। अब देखो इन अरेंजमेंट में खास बात याद रखना, स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? सेम ही, जैसे इसमें 12 है इसमें 12 है, बस उसका अरेंजमेंट बदल रहा है, रोज और बच्चे घट बढ़ रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, तो बताओ यहाँ पर से रो के अंदर एक स्टूडेंट बढ़ जाता है, यानी कि y है अभी, तो y +1 हो जाएगा।
ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है यहाँ पर से कि 2 रो कम लगेंगी, तो मुझे बताओ यहाँ पर से ये तो आप बन गया स्टूडेंट इनर रो, और रो कितनी है, रो हो गई है 2 रो कम, तो यानी कि स्टिल फॉर्मूला वही रहेगा। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला, रोज कितनी है और हर एक रो में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, टोटल स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स तो कितने अपने पास, वो तो पहले ही पता है कितना है, एक्स वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है वो चीज़। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिख रहे हैं दोनों तरफ, बस इसमें क्या है, हर एक रो में बच्चे बढ़ गए 1 और रोज क्या हो गई इससे कम, तो ये लिखा पड़ा है रोज, नई रोज कितनी आ गई x-2, नए स्टूडेंट कितने आ गए हर एक रो में y+1, तो इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यही फॉर्मूला बना पड़ा है। और ये दोनों है तो कितने, बच्चों की संख्या दे रहे हैं, और बच्चों की संख्या तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से मेरे पास वो सोल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस x है ना, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, और यहाँ पर से -2y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एक मिनट, इक्वल टू में नहीं, इक्वल टू से पहले यह आएगा -2 इक्वल टू में चल रहा है एक्स वाई। देखो यहाँ पर से इक्वेशन के अंदर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 0 बन गया उधर, और यहाँ पर से इक्वेशन बन गई आपकी x - 2y, और 12 - 2 को उधर भेज दो तो कितना बन जाएगा 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, केस 2 भी यही कुछ इस तरह का चीज़ है। तो केस 2 में हमारे पास कह रहा है कि अगर यहाँ पर से एक स्टूडेंट कम हो जाए रो में, तो पहले ओरिजिनली कंडीशन की बात करें तो स्टूडेंट y थे, अब एक कम हो जाएगा, मतलब y -1 हो गए, तो अब यहाँ पर से 3 रोज ज़्यादा लगेगी। 3 रोज क्या लगेगी ज़्यादा, तो ज़्यादा कितनी है, रोज कितनी थी x, तो 3 रोज बढ़ा दो। इसलिए वही चीज़ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट इन रो, और टोटल स्टूडेंट्स तो कितने अपने पास, कॉन्स्टेंट है नहीं एक्स वाई। अब यहाँ पर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर इक्वेशन बना दो, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इक्वेशन बनते ही उसके बाद आपको पता ही है, धड़ाम धुड़ूम करना है बस इक्वेशंस को। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर से -x प्लस 3y, और माइनस इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 3। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो तो इनको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको लगाना क्या है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो आपकी मर्जी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एलिमिनेशन लगा लेता हूँ, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, x के कोएफिशिएंट सेम है, तो x के कोएफिशिएंट सेम है, तो इनको क्या कर लेते हैं, इसके नीचे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अब इसको आपको दिख रहा है यहाँ पर से कि इसमें x के कोएफिशिएंट सेम है, तो आप इनको ऐड कर लो। ऐड करते ही कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना, y इक्वल टू में कितना 5, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गए, एक रो में 5 आ गए। और अगर ये आ गई वैल्यू तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो ना, तो मैं यहाँ पे इसमें रख लेता हूँ। ये कितना बन रहा है देखो, 15, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 - 15 कितना हो जाएगा, 3 - 15 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो जैसे x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं आपको। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए कितने, मल्टीप्लाई कर दो x y की वैल्यू को, तो x y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, y आ गया 5। तो कितने बच्चे आ गए टोटल, 60 स्टूडेंट है, ओरिजिनली वो पूछ रहा था। ओके चलो ठीक है।